कौशिक साहब, धन्यवाद हमें इंटरव्यू देने के लिए। अभी आप देख ही रहे हैं, कोरोना का मौसम चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही हम लोग इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नेपाल के ऊपर मैं जानना चाहूँगा कि नेपाल के अंदर जो केपी ओली जैसी गवर्नमेंट है, उसको जो इंडिया के फेवर में कभी आती नहीं है, चाइना को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि नेपाल की जो पब्लिक है, जनता है, हिंदू भाई बहन है, वो भारत को छोड़ के चाइना का साथ क्यों ले रहे हैं? देखो, जहाँ तक आपने कहा है कि हिंदू जनता है नेपाल के अंदर, और वहाँ की जो जनता है ना, वो सदा से हिंदुस्तान के साथ थी, है और रहेगी। और जहाँ तक आपने बात की केपी ओली की, जी, केपी ओली को नेपाल की जनता ने चुना, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया जी, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद नेपाल के प्रति जो उनका एक भाव होना चाहिए था कि मैं नेपाल का प्रधानमंत्री हूँ, मुझे नेपाल को ऊपर लेके जाना है जी, और क्योंकि नेपाल आपको पता है कि काफ़ी पिछड़े देशों में गिना जाता है, जी, तो अग्रिम पंक्ति में उनको लाना चाहिए था जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जी, नेपाल को भूल गए और वो उन्होंने सोचा कि कुर्सी पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, इसलिए व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने नेपाल की जनता के साथ धोखा किया है और चाइना के साथ हाथ मिलाया है और चाइना से मोटी फंडिंग लेकर चाइना का मोहरा बनकर हिंदुस्तान को आंख दिखाने का जो दुस्साहस उसने किया है, ये हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल के साथ भी ओली ने धोखा किया है। और आप देखेंगे बहुत जल्द इसके परिणाम आने वाले हैं और नेपाल की जनता जूते मारकर उसको प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से नीचे उतार के फेंकेगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। जी, जी सर, आप देखिए, जितना भी जब भी नेपाल के ऊपर विपदा आई है, इंडिया हमेशा वहाँ खड़ा रहा है। कम से कम $500 बिलियन तक हम लोगों ने उनको डोनेशन भी दिया है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, आप हॉस्पिटल्स को ले लीजिए, आप रोड्स को ले लीजिए, अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो, आपकी अखिल भारत हिंदू महासभा वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है किसी भी विपदा के टाइम पे। तो ऐसा क्या गलत कर बैठा है इंडिया, या फिर ऐसा क्या रॉन्ग हमने किया कि नेपाली जो हैं वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट होते हैं? देखो, नेपालियों को नहीं कह सकते आप जी, ना, मैं कहता हूँ नेपाल को भी आप नहीं कह सकते। जी, नेपाल भारत का छोटा भाई था, है और रहेगा। और नेपाल की जनता का आज भी पूरा विश्वास हिंदुस्तान के ऊपर है। जी, ये अगर विश्वासघात किया है तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया है और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया है। इसलिए नेपाल की जनता को मैं दोष नहीं देना चाहूँगा या नेपाल को दोष नहीं देना चाहूँगा। नेपाल की कुर्सी पर जो प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति है, ये सारा का सारा दोष उसका है। और वो जैसे मैंने बताया कि चाइना का मोहरा बन गया है और व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उसने हिंदुस्तान के साथ जो इतना बड़ा कदम उठाया है ना, तो उसका खामियाजा नेपाल की जनता भुगतेगी। इसीलिए नेपाल की जनता समझ गई है इस बात को। और आपने देखा होगा कल से और आज तक जी, जो उनके पक्ष में प्रचंड ने वहाँ पे उनको दिया समर्थन, वो वापस ले लिया है जी, उन्हीं की पार्टी के अंदर विद्रोह पैदा हो गया है। जब वो अपनी पार्टी और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, जनता को कैसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल। तो इसका परिणाम हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब जैसे कहते हैं ना, कुदरत के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो कुदरत अपना रूप दिखाती है, ऐसे ही धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो धर्म अपना रूप दिखाता है। इसने नेपाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। अब देखना कि नेपाल की जनता ही इसका फैसला करेगी। जी, देखिए, चाइना की जो न्यूज़ आ रही है, उन्होंने तकरीबन 11 जो गांव हैं नेपाल के, उनमें से एक रुई विलेज भी है जिसको उन्होंने, गोरखा डिस्ट्रिक्ट था, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया है। हर साल कुछ ना कुछ टेरिटरी चाइना उनकी कब्जे में कर लेता है और अभी क्लेम कर रहा है कि जो एवरेस्ट है वो भी चाइना का ही है। तो नेपाल अपनी जो टेरिटरीज़ हैं, जो अपने गाँव हैं, ज़िले हैं, उनके ऊपर इस तरह से कैसे देख पा रहा है? वो तो मेरी बात से पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि देखो, दो रूप में हमें इसको देखना पड़ेगा। नेपाल और प्रधानमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री का पद। जी, प्रधानमंत्री का पद होता है किसी भी देश का हो, चाहे नेपाल का नहीं, किसी भी देश का हो, वो देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करता है। लेकिन वहाँ पे एकदम से उल्टा हुआ, विपरीत हुआ है।
नेपाल के अंदर। नेपाल ने चुना प्रधानमंत्री को कि चलो हमारे देश को कुछ करेगा, अग्रिम पंक्ति में लेके जाएगा। लेकिन नेपाल को जो साथ मिला चाइना का, तो वो जनता के साथ को भूल चुका है। उसकी तरफ से पूरा नेपाल चला जाए, ओली की तरफ से, उसको अंदर ही अंदर कोई गुप्त सेटिंग हो चुकी है। और ये निश्चित तौर से मैं कह देता हूँ कि आपको नेपाल के अंदर अब कोयला मिलेगा नहीं, इसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं इसको दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। ये जो हालात पैदा इसने किए हैं ना, कि अपने गांव तक गिरवी रख दिए हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब जब आदमी पैसे के लालच में कोई भी कार्य करता है, कदम उठाता है, उसका भुगतान उसको यहीं करना होता है, और इसका ये भुगतान इसको यहीं करके जाना है। ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। उसने देश की जनता के साथ जो गद्दारी की है, उस गद्दारी की सज़ा उसको बहुत जल्द मिलने वाली है। जी, तो जनता विद्रोह क्यों नहीं कर रही? एक मतलब ऑपोजिशन विद्रोह कर रही है, पर जनता रोड पे क्यों नहीं आ रही? नहीं, जनता रोड पे आई है, शायद आपने देखा नहीं होगा, टीवी चैनल में तो देखता रहता हूँ। और आपको पता है कि हमारे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, और हिंदू महासभा, बल्कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया है कि आप जमकर विद्रोह करें इसका, और जम के सड़कों पे जाम लगाएं, सड़कों पे आ जाएं। और जब तक ये रहेगा वहाँ पे शांति कायम अब नहीं हो पाएगी, और इसको जाना पड़ेगा निश्चित तौर से। जी, तो जनता में आक्रोश है, बहुत ज़्यादा है। अभी आपको धीरे धीरे करके नज़र आ रहा है। देखिए, नेपाल के अंदर भी मीडिया है, जैसे आपने अभी कहा कि नेपाल की मीडिया जो है वो एक्चुअल चीज़ दिखा नहीं रही है जो जनता रोड पे आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो सारी जो मीडिया है वो चाइना के द्वारा पेड ऑफ है, मतलब उनको पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर जो नेपाल के अंदर जो चाइनीज़ टीचर रखे जा रहे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही हैं, उससे वो नेपाली जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं? नहीं, वो तो आपको पता है, चाइना का हाल वो पता है। चाइना में कभी कोई खबर छप ही नहीं सकती बगैर सरकार के। जी, और वही नीति वो नेपाल के अंदर चलाना चाहता है, ओली के साथ मिलकर, कि सिर्फ वो दिखाया जाए जो सरकार चाहे। जी, तो मीडिया की तो मजबूरी है, और मीडिया तो कैसे चलेगी? जब अगर नेपाल में मीडिया को रहना है, तो हो सकता है कल को कोई ऐसा कानून लेके आए कि पूरी मीडिया पे पाबंदी लगा दें। तो इसलिए मीडिया को थोड़ा तालमेल सरकार के साथ बना के चलना पड़ता है। कुछ पत्रकार हैं, जैसे आप हैं, आप कभी किसी के साथ तालमेल नहीं बनाते, जो सच्चाई है वो दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं उससे। तो ऐसा कुछ है, और वो दिखा भी रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। और मीडिया अभी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे दूसरा मीडिया हो, सब के सब दिखाएंगे, और दिखाया भी है उन्होंने। जी, देखिए, चाइना जैसे कि चाइना ने तिब्बत को टेक ऑफ किया था, तिब्बत को अपने अंडर में लिया था, उसी तरह से नेपाल पे भी कब्जा बनाने की एक नज़र रखा हुआ है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, जब अगर नेपाल पे कब्जा हो जाता है बाई चांस, अगर चाइना उस पर प्रेशर बनाता है, तो जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, सारे के सारे नेपाल में हैं। अभी देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में जो आती है तिब्बत से बह के, उस पर भी चाइना डैम बना रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी भारत के लिए खतरा साबित हो जाएंगे? नहीं, भारत के लिए तो खतरा शुरू से ही रहा है, आज से नहीं रहा है। और बड़ा विश्वासघात चाइना 1962 से ही करता आ रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर, और यहीं पे अटैक करना। और अभी एक तरफ तो टेबल की मेज पर बैठते हैं कि वार्ता करेंगे, और उधर से आक्रमण करवाते हैं। तो चाइना पे तो ना कभी विश्वास करना था, ना करना चाहिए सरकार को। और अब सरकार, हमारी भारत सरकार तो समझ गई है, अब उसने भी दोहरी नीति अपना ली है। ठीक है, इधर बात करते रहो, उधर कार्य चलता रहेगा। हमारे जिस कार्य के ऊपर भी चाइना ने पाबंदी लगाने का प्रयास किया, वार्ता टेबल चलती रही, लेकिन हमारा कार्य नहीं रुका है। और अभी एक जो फ्लाईओवर 72 घंटे में बन के तैयार हुआ, ये रिकॉर्ड है एक। जी, और चाइना की जो नीति रही है ना विस्तारवाद की, वो भूल गया है कि लड़ते 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 वो इतनी दूर पहुंच जाएगा कि हो सकता है उसको अपना घर सुरक्षित बचाना ना पड़ जाए, भारी पड़ जाए। और मुझे अभी तक जो मेरी दृष्टि जाती है, लगता है जैसे रशिया के टुकड़े हुए थे, तो अभी जल्द समय आ रहा है कि चाइना के टुकड़े होने वाले हैं। जी, देखिए, एक बहुत बड़ी गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के अंदर, जैसे हम जानते हैं। तो आपको लगता है कि आर्मी, क्योंकि नेपाल अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, तो इंडियन आर्मी की जो रेजिडेंस है या गोरखा रेजिमेंट है, उनको नेपाल के बॉर्डर प्रोटेक्ट करने चाहिए चाइना से?
नहीं नहीं है, ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाइना मैंने बताया कि आपको चारों तरफ से घिर चुका है, उधर समुद्र में भी घिर चुका है, इधर पहाड़ों पे भी घिर चुका है, मैदानी इलाकों में भी घिर चुका है। और चाइना ने आज इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि वो कितने मोर्चों पर लड़ाई करेगा। एक मोर्चा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो लड़ सकता है आदमी। उसने तो अपने चारों तरफ से ही मोर्चे खोले हुए हैं। और वो हमें गोरखा बटालियन की बात की, गोरखा सदैव हिंदुस्तान के साथ थे, और बगैर उनकी तो हिंदुस्तान को मैं भी अधूरा मानता हूँ। और गोरखा बटालियन की ज़रूरत नहीं है नेपाल बॉर्डर पे लगाने की, वो चाइना के साथ ही लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ से जीत हासिल करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि चाइना इतनी हिमाकत कर पाएगा, या नेपाल के अंदर भी ठीक है पर्सनल लालच रहा हो, लेकिन कभी ऐसी नौबत आती है तो मुझे नहीं लगता कि अपने सैनिकों को प्राण देने के लिए नेपाल सरकार आगे करेगी उनको। हो सकता है एक दिखावा हो, एक डरावा हो, और चाइना से जब तक जितना कुछ लिया जा सकता है लेते रहे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे नहीं लगता कि नेपाल भारत का साथ छोड़ेगा। जी देखिए, जो काठमांडू हम लोग खुद विज़िट करके आए हैं, आप भी विज़िट करके आए हैं, तो उसकी जो एलीट क्लास, जो वहाँ पे बड़े लोग हैं, जैसे कि केपी ओली को आप लगा लीजिए, या जो गवर्नमेंट में जितने भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारी जो न्यूज़ है वो नेपाल की आम जनता से छुपाई जा रही है? और क्या पता कि आधा जब नेपाल पूरा कब्जे में आ जाए उसके बाद आम जनता रियलाइज़ करे कि भाई नेपाल तो जा चुका है। आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, ये तय है कि नेपाल आज से नहीं, नेपाल कई वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ है। और पहले भी मेरी आपकी कई बार नेपाल पे चर्चा हुई, जैसे मैंने बताया था कि नेपाल चाइना की एक नीति रही है कि कोई होटल है, मान लो उसका किराया 2 लाख रुपए आ रहा है तो उसको 5 लाख पे लेना, कोई 5 लाख आ रहा है तो उसको 7 लाख पे लेना। लेकिन पैसे के दम पर आप हमारे विचार नहीं बदल सकते, हमारे संस्कार नहीं बदल सकते। बिल्कुल। हो सकता है कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए चलो ठीक है कर लेगा, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आएगी, जहाँ सनातन की बात आएगी और जहाँ संस्कारों की बात आएगी, तो देख लेना एक दिन ऐसा भी आएगा कि नेपाल और हिंदुस्तान मिलकर चाइना के मुंह पे थूकते नजर आएंगे आपको। समय को परिवर्तन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता जी। अभी पैसे का लालच देकर, ये पश्चिमी सभ्यता का लालच चकाचौंध दिखाकर हो सकता है कुछ लोगों को गुमराह कर ले, लेकिन जब सबकी आत्मा जागेगी ना, तो हो सकता है वो पैसा उसके मुंह पे मारे चाइना के और कहें कि आप जाइए नेपाल से बाहर। ये दिन भी आने वाला है जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी एक ऐसा समय आ गया है कि नेपाल में एक ऐसी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होनी चाहिए जो भारत के साथ मिलकर काम करे और चाइना को उसकी औकात दिखाए एक तरीके से? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ये कि अभी जो केपी ओली हैं उन्होंने जो सांठगांठ की है चाइना के साथ, नेपाल की जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए जी कि इसमें नेपाल का भला नहीं है, हिंदुस्तान का भला नहीं है, हिंदुत्व का भला नहीं है, हमारे सनातन धर्म का भला नहीं है, हमारे संस्कारों का जो हनन केपी ओली ने किया है। तो जनता को वहाँ पे जागरूक होकर, इकट्ठे होकर, मैं आह्वान भी कर रहा हूँ नेपाल की जनता से कि इसको तुरंत कुर्सी से हटा देना चाहिए, और चाहे दोबारा इलेक्शन हो या जैसे भी सहमति बने, लेकिन कोहली को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए नेपाल को गिरवी रख दिया है, नेपाल के लोगों को चाइना के हाथों बेच दिया है। अभी एक गांव फिर 2 गांव ऐसे करते करते पूरा गांव बेच देगा। इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, केपी ओली का विरोध करें आप सब लोग मिलकर और उसको तुरंत पद से हटाएं। जी देखिए, नेपाल में जैसे अभी वर्तमान सरकार है केपी ओली की सरकार, एक तरफ तो चाइना उसका पूरा कब्जा कर लेता है और दूसरी तरफ वो भारत पे बोलते हैं कि भाई लिपू लेक और जो अन्य टेरिटरीज़ हैं वो भारत की नहीं है, हमारी हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि नेपाली जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है? नेपाली जनता को गुमराह नहीं किया जा रहा है, ना नेपाल की जनता गुमराह होने वाली है। मैंने बताया कि व्यक्तिगत संबंध उन्होंने केपी ओली के साथ बनाए हुए हैं, उनको कुछ लालच दिया हुआ है। हो सकता है उनको किसी देश में सेटल होने का भी आह्वान दे उनको कुछ आश्वासन दिया हो जी। सिर्फ ये व्यक्तिगत कोहली की जिम्मेवारी बनती है कि देश की जनता के सामने आकर देश की जनता को सच्चाई बताएं, लेकिन वो चीज़ तो वो कर नहीं रहे हैं। सिर्फ डिसीजन लेने से काम नहीं चलता। अब देखो ना, भारत के अंदर कितना जबरदस्त विपक्ष आवाज़ उठाता है जी। जवाब देना पड़ता है कि हमारे सैनिक शहीद हुए तो कहाँ हुए, क्यों हुए, हम उनकी जगह में गए थे या वो हमारी जगह में आए थे।
तो इस तरह का विपक्ष अभी नेपाल में मेरे को नज़र नहीं आया। विपक्ष नज़र नहीं आया, इसके कारण से ही उसके हाथ खुले हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये विपक्ष का कार्य नेपाल की जनता को करना पड़ेगा जी। जनता को सड़कों पर आकर सवाल जवाब करने पड़ेंगे प्रधानमंत्री से, बिल्कुल पूछना पड़ेगा। जी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कौशिक साहब ये है कि जो इंडिया और चाइना, सॉरी इंडिया और जो नेपाल है, उन्हें अभी जो चाइना से अपनी जो जितनी भी लैंड है, जैसे कि अगर आप देखें माउंट कैलाश को हमेशा चाइना ने किस तरह से डैमेज किया है, कितनी गंदी तरीके से, और तिब्बत में भी आप देखेंगे कि कैलाश का क्या हाल किया है। तो भारत और नेपाल और तिब्बत को मिलके उसको वापस लेने के लिए सोचना चाहिए। ये तो हमारी हिंदू महासभा की बहुत पुरानी मांग रही है, कोई नई नहीं है जी। कैलाश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, ये मांग करते आए हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय हमारे लिए है कि आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हिंदुस्तान के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं, या हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उसमें एक कदम ये भी बनता है जी, POK हो या जो चाइना ने जगह के अक्साई चीन हो, वो तो है ही है। वो तो आपने देखा होगा कि भारत सरकार में अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर खुले तौर पर कहा है कि उसके लिए जान दे देंगे जी। मैं तो कह रहा हूँ समय आ गया है, अब चाइना को कुछ ऐसा सबक सिखाया जाए और समझौते की टेबल पर बैठकर हमें बात ही कैलाश मानसरोवर की करनी चाहिए। बिल्कुल कि कैलाश मानसरोवर चाहिए हमें, क्योंकि ये अब इंदिरा गांधी का भारत में हिंदुस्तान नहीं है, अब ये मोदी का हिंदुस्तान है। ऐसा नहीं है कि हमने बगैर कुछ लिए हुए सिर्फ पाकिस्तान से 92,000 उनके सैनिकों को छोड़ दिया और सिर्फ क्या हुआ बांग्लादेश अलग करा लिया। उस टाइम हम POK ले सकते थे, नहीं लिए। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज समय सनातन धर्म का है, सत्यता का है। हमारे संस्कार विजयी होंगे और हमारी जो धर्म की पताका है पूरे विश्व में ऐसे ही फैलेगी। उसके लिए कैलाश मानसरोवर हमारी आस्था का प्रश्न है और वो हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। और धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ कि अब समय आ गया है, मोदी सरकार से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि हम दूसरे की ज़मीन कब्जा करें, लेकिन विस्तारवादी नीति हमें भी अपनाते हुए अपनी जो चीज़ें हैं उनको वापस लेने का समय आ गया है। हम ये नहीं कह रहे कि वो आपके घर पे कब्जा कर लें, दूसरे घर पे कब्जा कर लें, लेकिन अगर आपके घर में मेरी मूर्ति, मेरे आराध्या की मूर्ति रखी हुई है तो उसको लेने का अधिकार मुझे है जी। तो समय आ गया है, मोदी जी आगे बढ़ो। 135 करोड़ लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल। कैलाश मानसरोवर अब हिंदुस्तान के नक्शे में देखने की इच्छा है हमारी। जी, धन्यवाद कौशिक साहब।